हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मसराम डिलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। शिमला में चल रहे सेब कटान पर कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें उद्यान विभाग के मंत्री और तमाम उद्यान विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। कल राज्य सरकार इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले सकती है। उल्लेखनीय कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके चलते वन विभाग पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण की जद में आए 300 बीघा जमीन पर उगाए गए सेब पौधों पर आरा मशीन चला रही है। इसमें सेब के अलावा नाशपाती, चेरी, खुमानी तथा दूसरे फलदार पेड़ भी शामिल है। पहले चरण में शिमला जिला के 3800 से ज़्यादा पेड़ों पर आरा मशीन चलाए जाने की मुहिम शुरू हुई है। इसके बाद शिमला के तमाम उन क्षेत्रों में भी वुड कटर चलेगा जहां पर इंक्रोच करके जमीन पर सेब की फसल उगाई गई है। इसके विरोध में शिमला के बागवानों ने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर दो टूका है कि 29 जुलाई को इसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश की किसान सभा राज्य सचिवालय का घेराव करेगी। राकेश सिंघा ने कहा कि जिन बागवानों के पास 5 बीघा से कम जमीन है उनके हक में किसान सभा लड़ाई लड़ेगी। राकेश सिंघा ने कहा जिन बागवानों को 9 तोड़ जमीन मिली थी उस पर उगाए गए सेबों और उस पर उगाई गई फलदार पौधों की फसल को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काट रहा है। इसी मुद्दे पर रोहित ठाकुर ने कहा कि हम बागवानों का पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं और खासकर छोटे बागवानों को बचाने के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के हक में खड़ी है और इस पर क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, क्या निर्णय लिया जा सकता है। कल इसमें मंत्री समेत तमाम अधिकारियों की और एक्सपर्ट्स की बैठक बुलाई है और कल इस पर बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली में एक बड़ा केस जीत लिया है। सबसे बड़ा केस जीता है हिमाचल प्रदेश सरकार। जिस प्रकार से हाइड्रो की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय से हिमाचल के पक्ष में खबर आई और खबर ये आई कि जेएसडब्ल्यू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हक में फैसला सुना दिया है। अब राज्य सरकार को हर साल 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त रॉयल्टी के रूप मिलेंगे। ये केस किन्नौर जिला में स्थापित की गई 1045 मेगावाट की करछम बांगतू परियोजना से संबंधित है। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का जो एमओयू था उसके अनुसार पहले 12 साल तक 12% रॉयल्टी दी जानी थी और इसके बाद 18% रॉयल्टी देनी थी, लेकिन समझौते को तोड़ दिया और विद्युत परियोजना अभी तक 12% रॉयल्टी दे रही थी और हिमाचल प्रदेश का 6% रॉयल्टी को देने से जेएसडब्ल्यू मुकर गया था। इसके खिलाफ सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही जेएसडब्ल्यू के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बनाया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हक में बड़ा फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा कि जेएसडब्ल्यू की इस करछम बांगतू परियोजना के निर्माण के बाद जो एमओयू हुआ था उसकी पालना विद्युत परियोजना प्रबंधन को करनी होगी और हिमाचल प्रदेश को हर साल अब 18% रॉयल्टी देनी होगी। इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश को 250 करोड़ सालाना रॉयल्टी के रूप में रेवेन्यू मिलेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने वाइल्ड फ्लावर का केस जीता था जिसमें हिमाचल प्रदेश की ये बड़ी जीत हुई है, दूसरी बड़ी जीत है। इसी बीच कसाऊ बांध को लेकर हरियाणा सरकार के साथ हिमाचल की आज चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसमें दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी और हाइड्रो से जुड़े तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने बड़ा पक्ष सरकार का रखा है कि बीबीएमबी जब तक पिछले 14 साल का एरियर हिमाचल प्रदेश को नहीं देगी तब तक हिमाचल प्रदेश कसाऊ बांध परियोजनाओं का बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बैठक से पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्टर के तमाम अधिकारियों से बैठक की थी और कहा था कि हरियाणा सरकार के साथ इस बात पर अड़ जाना है कि हम तब तक कसाऊ बांध परियोजना का निर्माण शुरू नहीं
नहीं करेंगे जब तक हमें बीबीएमबी से हमें पिछले 14 सालों का हमें एरियर नहीं मिल जाता, हम कसाऊ बांध को नहीं बनाएंगे। क्योंकि कसाऊ बांध न केवल दिल्ली हरियाणा की लाइफलाइन है, लेकिन तमाम उन उत्तरी भारत के राज्यों की जो पानी के लिए गहरे संकट से जूझ रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के कसाऊ बांध के परियोजना के बनने के बाद उन्हें पानी की सुविधा मिलेगी। मंडी में आई आपदा का जायजा लेने के लिए खुद हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि पहले केंद्रीय दल आपदा का जायजा लेने के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद वे खुद सिराज तथा दूसरे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसी बीच खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश के सभी सांसद एक साथ दिल्ली जाएंगे। इनमें 4 लोकसभा तथा 3 राज्यसभा सांसद मंडी की आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की आपदा को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बाद अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। बीती शाम सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके अलावा वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले। मुख्यमंत्री आज दिल्ली से शिमला वापस लौट आए। वह दिल्ली से विमान के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचे और उसके बाद सड़क मार्ग होते हुए शिमला आए। हालांकि मुख्यमंत्री ने तमाम केंद्रीय नेताओं से वहां पर मुलाकात की है, चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हो या गडकरी साहब हो या अमित शाह हो। इन तमाम केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश का पक्ष वहां पर रखा कि हिमाचल प्रदेश को आपदा में आर्थिक सहायता मिल जाए। वित्त मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अनुदान घाटे को लेकर अपना मजबूती से पक्ष रखा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1600 करोड़ की जो कटौती ओपीएस देने के बाद की गई है उसे भी बहाल किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया से भी मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की 1 अप्रैल 2026 से राज्य में लागू होने वाली सिफारिशों को लेकर प्रदेश का पक्ष प्रमुखता से रखा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र और शिक्षक लेह लद्दाख का दौरा करेंगे, वहां रवाना होंगे। क्योंकि यूटी बनने के बाद लेह लद्दाख में अपने स्कूलों में लेह लद्दाख ने अपने तमाम स्कूलों में सीबीएसई शुरू कर दिया है। इससे प्रभावित हुए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने इस मॉडल को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की पेशकश की है। इस कारण अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कुछ छात्रों का दल और शिक्षकों का दल लेह लद्दाख भेजा जाएगा। लेह लद्दाख में भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों से ज्यादा अध्यापकों की संख्या है। इसके चलते यूटी बनने के बाद लेह लद्दाख ने इन सभी स्कूलों की क्लबिंग करने के बाद इन्हें आवासीय स्कूलों में बदल दिया, जिसमें एक जगह तमाम अध्यापकों को रखा गया और आसपास के स्कूलों को भी रेजिडेंशियल फैसिलिटी देते हुए उनके आवासीय स्कूल बना दिए। इस मॉडल से प्रभावित हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम भी लेह लद्दाख की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां पर छात्र और स्टूडेंट, यानी कि जहां छात्र कम है और टीचर ज्यादा है, या जहां पर छात्रों की संख्या बेहद कम है, जिसमें लाहौल स्पीति एक बड़ा जिला या दूसरे दूर दराज क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश के स्कूल हैं। शिक्षा मंत्री ने वापस लौटकर कहा कि हम भी लेह लद्दाख के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंशियल स्कूल शुरू कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री पहले इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद इन तमाम एजेंडों को मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाया जाएगा। फिर हिमाचल प्रदेश में लेह लद्दाख का मॉडल लागू हो सकता है, लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ सरकारी स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों को लेह लद्दाख भेजा जाएगा। इसके अलावा किराए के भवनों में आपदा से प्रभावित सरकारी स्कूलों की पढ़ाई किराए के भवनों में चलेगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैठक बुलाई है। आपदा प्रभावित स्कूलों को बजट भी जारी किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाई गई है कि 17 को जो बैठक बुलाई गई है उसमें मंडी के डिप्टी डायरेक्टर से राय ली जाएगी किस स्कूल को कितना एस्टीमेट दिया जाए, ताकि तुरंत प्रभाव से उन स्कूलों को रेनोवेट कर दिया जाए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भक्त नेगी को हिमाचल प्रदेश के अगले डीजीपी के रूप में देखने की संभावना एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि श्याम भक्त नेगी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से हिमाचल प्रदेश वापस लौटने को लेकर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने इसके लिए बाकायदा उन्हें हिमाचल प्रदेश वापस लौटने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। श्याम भक्त नेगी 23 जुलाई के आसपास हिमाचल प्रदेश में वापस आकर अपनी राज्य सरकार को ज्वाइन
ज्वाइनिंग देंगे। यूपीएससी को भेजे गए पिछले पैनल में भी श्याम भक्त नेगी का डीजीपी के लिए प्रबल दावेदारी थी, उनका नाम था। सरकार की ओर से यदि यूपीएससी के लिए नया पैनल भेजा जाता तो वर्ष 1993 बैच के डीजीपी विजिलेंस, जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं, उनके साथ साथ अब एक बड़ा नाम यहाँ पर श्याम भक्त नेगी का आ गया, क्योंकि श्याम भक्त नेगी 1990 बैच के हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, हिमाचली मूल अधिकारी हैं। हिमाचल प्रदेश के उन ईमानदार अधिकारियों में श्याम भक्त नेगी को माना जाता है जिनकी राज्य में मिसाल दी जाती है। इसके चलते उनका केंद्र से वापस हिमाचल प्रदेश आना, चूंकि डीजीपी का पद खाली है, क्योंकि टेम्परेरी डीजीपी यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, अब सरकार यूपीएससी को पैनल भेज सकती है और उस पैनल में डीजीपी की रेस के लिए श्याम भक्त नेगी का नाम सबसे ऊपर होगा। हिमाचल की कृषि उपज विपणन समिति शिमला किन्नौर पर कमीशन एजेंट के लाइसेंस रिन्यू करने और दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के चलते भाजपा प्रवक्ता कर्णनंदन ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद सरकार ने एपीएमसी के सेक्रेटरी और सीनियर असिस्टेंट को उनके पदों से हटा दिया है। भाजपा ने दावा किया कि ठियोग क्षेत्र में रोड साइड आड़त का काम करने वाले कमीशन एजेंट से एपीएमसी के अधिकारियों ने घूस ली और पैसे लिए, और ये मामला जब सरकार तक पहुंचा तो तुरंत प्रभाव से सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया। प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के पदों को भरने का प्रोसेस शुरू हो गया। वन विभाग के मुखिया ने इस संबंध में सभी सर्किल के हेड को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी लिखकर पदों को भरने के आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 100 फॉरेस्ट गार्ड के पद भरे जाने हैं और सभी भर्तियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किया जाएगा। प्रदेश में न तो लीज पर भवन को लेकर होम स्टे का संचालन कर पाएंगे और ना ही फ्लैट में होम स्टे चलाने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने होम स्टे संचालन के नियम कड़े कर दिए हैं। होम स्टे पंजीकरण के लिए बनाए जा रहे पोर्टल में ये प्रावधान किए गए हैं। कालका शिमला 4 लेन प्रोजेक्ट से प्रभावित ग्रामीणों ने आज शिमला के चक्कर स्थित एनएचएआई कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि प्रभावित परिवारों को शीघ्र और उचित मुआवजा दिया जाए, अवैध डंपिंग को रोका जाए, डंगे मजबूत बनाए जाएं, पूर्ण निर्माण कार्य की स्वतंत्र जांच करवाई जाए, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की योजना जल्द शुरू करने की भी मांग उठाई गई है। उधर कुल्लू जिला में बिजली महादेव रोपवे परियोजना के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि देव आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और इस रोपवे परियोजना का निर्माण किसी भी सूरत करने नहीं दिया जाएगा। आज आपदा को लेकर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें टीसीपी नियमों पर चर्चा की गई। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने बैठक के बाद कहा कि इस बैठक में आपदा के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन का फार्मूला तय किया गया कि कहां पर भवनों को किस प्लानिंग के तहत बनाया जाए, कहां पर कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से मकानों की अप्रूवल टीएसपी के तहत दी जाए। उन्होंने कहा कि विस्तार से चर्चा की गई है और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वह कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा कि 13 अगस्त जबकि मामले की अगली सुनवाई होगी तब तक इस आदेश पर रोक रहेगी। इसमें अधिवक्ता ने, जो कि इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को ये कहा गया, हाई कोर्ट में ये दलील दी गई कि रेरा के दफ्तर को धर्मशाला शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन धर्मशाला में इसके लिए कोई कार्यालय या कोई भवन आइडेंटिफाई नहीं किया गया। दूसरा, जिन कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने की बात कही गई थी वो भी न्याय संगत नहीं है। इसके चलते तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रेरा के दफ्तर को शिफ्ट करने पर रोक लगा दी है। एसीसी गोल्ड सीमेंट के दाम 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि सामान्य सीमेंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब तक 490 रुपए में मिलने वाले एसीसी गोल्ड सीमेंट का एक बैग 500 रुपए में मिल रहा है। सामान्य सीमेंट का बैग 440 रुपए में दिया जा रहा है। बरसात के मौसम में लोग एसीसी गोल्ड सीमेंट का अधिक इस्तेमाल करते हैं। इस सीमेंट का इस्तेमाल छत डालने से लेकर प्लास्टर तक के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी कीमतों में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। किन्नौर जिला के थैमगारंग पंचायत के 29 वर्षीय नायक पुष्पिंदर नेगी असम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। वे 19 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। असम में तेज हवाओं के चलते पेड़ की टहनियों की चपेट में आने से
उन्होंने शहादत प्राप्त की। नालागढ़ स्थित हिम ओवरसीज कंपनी में राजेश कुमार की करंट लगने से हेल्पर की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब एक कैंटर कंपनी के गेट के अंदर प्रवेश कर रहा था। कैंटर की अधिक ऊंचाई के कारण गेट के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को हेल्पर ने किसी वस्तु से ऊपर करने का प्रयास किया। इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और दम तोड़ दिया। मंडी जिला के धनोटू थाना पुलिस ने चर्च के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 युवक सोनू यादव, विनीत और कपिल सिरोही को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन तीनों को आज सुबह त्रोट में तड़के नाके के दौरान पकड़ा। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 21 व 22 जुलाई को फिर से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 17 से 20 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।